चंबल का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? कि बंदूकों की आवाज, पुलिस की सायरन की आवाज। कहानी स्टार्ट होती है मेरे दादाजी से। कुछ समस्याओं की वजह से उनको बागी बनना पड़ा। मैंने एक बहुत ही गंभीर डिसीजन लिया जिसके कारण मुझे जो है घर वालों से बहुत गालियां सुनने को मिली। कई बार तो आपको लगता है कि आपने जो है डिसीजन ही गलत लिया था यूपीएससी में आने का। कहते हैं ना कि जो जीतने वाला घोड़ा होता है सब उसी पे बैट लगाते हैं और हारे हुए घोड़े पे कोई बैट लगाना नहीं चाहता है, तो वो सिचुएशन आ गई। आज मैं आपको एक ऐसे तुमर की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने बंदूकों की जगह किताबों को चुना। नमस्कार, मेरा नाम है देव प्रभाकर सिंह तोमर और मैंने यूपीएससी 2024 की परीक्षा में 629th रैंक हासिल करी है और वर्तमान में मैं आईआरटीएस अफसर के रूप में रेल मंत्रालय में अपनी सेवाएं दे रहा हूं। मैं एक चंबल क्षेत्र मुरैना के छोटे से गांव छोटी कौथर से आता हूं, जो कि बागियों से घिरा रहा है और बीहड़ के बीचों बीच में बसा हुआ है। तो अगर मेरी कहानी को पूर्णतः समझना है तो थोड़ा सा हमें पीछे जाना पड़ेगा, 75 वर्ष के करीबन पीछे जाना पड़ेगा, वहां से मैं शुरू करूंगा। तो कहानी स्टार्ट होती है मेरे दादाजी से। कुछ समस्याओं की वजह से उनको बागी बनना पड़ा। कुछ पारिवारिक समस्याएं भी थी और कुछ जो है सरकार के खिलाफ भी कुछ समस्याएं उस समय उपजित हो गई थी, उसके कारण वो बागी बने। तो बागी मतलब समझे आप? अगर मैं पुलिस की जो किताबें हैं उनके अंदर अगर जिक्र करें तो इसको डकैत भी बोला जाता है, बट हमारे यहाँ पे इसको बागी बोला जाता है। तो बागी का अर्थ है हम किसी कारणवश, किसी समस्यावश उसके खिलाफ हमने आवाज उठाई है, बस उतना ही उसका तात्पर्य है। डकैती करने नहीं जाते थे कोई बागी लोग। इसके बाद अगर हम स्टोरी को समझें तो दादाजी जब डकैत बने तो उस कारणवश जो है आर्थिक समस्याएं भी परिवार में आने लग गई। जब भी परिवार में कोई बागी बनता है या समाज के खिलाफ जाता है तो कहीं ना कहीं समस्याएं उपजित हो ही जाती हैं। तो इस कारण से हुआ ये कि पिताजी भी बताया करते हैं कि समस्याएं इतनी गहन थी कि उनके लिए खाने की रोटी तक भी नहीं हो पाती थी। अब लेकिन ये करते करते उनको ये भी रियलाइज हुआ कि अगर हम इसी चीजों में फंसे रहे तो कहीं ना कहीं हम जो है अपने जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब समस्याएं इस तरह की उपज गई हैं कि परिवार में बागी हो गए हैं, जब दादाजी बागी हुए तो ताऊ जी भी बागी हो गए और भी जो उनके भाई लोग थे उनकी जो मन है वो उस तरफ जाने लग गया था। तो पिताजी ने सोचा एक अपना रास्ता अलग से बनाया जाए, पढ़ाई लिखाई करते हैं, कम से कम नहीं तो जो हमारे बच्चे होंगे, आगे की जनरेशन होगी, वो सुधर जाएगी। तो उनका ये डिसीजन था, इस कारण से उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो है हमको गाँव छोड़ना चाहिए। पर दिक्कत ये है कि गाँव छोड़ना भी इतना आसान नहीं है। पिताजी ने जब बात करी दादाजी से कि हमको ऐसे-ऐसे पढ़ाई करनी है, नौकरी लगवानी है, शहर जाना है और इसके लिए गाँव छोड़ना पड़ेगा। तो दादाजी बोलते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ होती है कि मौड़ा अब तू नौकरी करेगा। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे यहाँ पे नौकरी को छोटा समझा जाता था। उनका तात्पर्य ये था कि गाँव में रहो, अभी खेती कम है, आगे चल के हो सकता है कि बढ़ जाए, लेकिन इसके लिए गाँव छोड़ने की आवश्यकता थोड़ी ना है। लेकिन पिताजी ने जो है दृढ़ संकल्प कर लिया था। उनका मानना था कि अगर हमको जो है विकास करना है और अपने आगे की जनरेशन को सुधारना है, तो हमको यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, गाँव से निकलना पड़ेगा, शहर की तरफ जाना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया है कि अब जो है बिना बताए ही भाग के जाना पड़ेगा, तो वो बिना दादाजी को बताए वहाँ से भाग के आ गए। अब अगर थोड़ा-सा अगर आप ज्योग्राफी को समझेंगे तो जो चंबल क्षेत्र है उसके अंदर जो मुरैना है, मुरैना के पास में अगर कोई बड़ा शहर है तो वो ग्वालियर है। तो ग्वालियर में जो है हमारे पिताजी शिफ्ट हो गए। अब थोड़ा-सा मूव फॉरवर्ड आगे जाते हैं, तो उन्होंने अपनी पढ़ाई-लिखाई करी, अपने आप को शिक्षित बनाया, टीचर बने। अब आगे हम जब बढ़ते हैं तो मेरा जन्म जो है हो जाता है। अब जब मेरी पढ़ाई-लिखाई की बारी आई तो स्टार्टिंग के जो 5 साल थे, वो एमपी बोर्ड यानी कि जो स्टेट बोर्ड होता है उसके अंदर ही हमने पढ़ाई करी। वहाँ तक तो सारी चीज़ें सही थी। कोई बाधा नहीं आई क्योंकि सारे लोग अपने जैसे ही थे जो कि मुरैना क्षेत्र से आए हुए हैं। भाषा का भी कोई डिफरेंस नहीं था, लोगों में भी कोई अंतर नहीं था, कल्चर का डिफरेंस नहीं था, तो बड़े अच्छे से कट गए। इसके बाद जो है जब 6वीं क्लास की बारी आती है तो पिताजी और मैंने खुद ने डिसाइड किया कि अब सीबीएसई बोर्ड में जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जो है अगर रहे तो विकास तो हो नहीं पाएगा और मेरा तो मन ये था कि सीबीएसई में जाएँगे तो खेलने की अच्छी सुविधाएँ होंगी, वहाँ पे जो है ग्राउंड अच्छा मिलेगा, कुछ-कुछ अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो सीबीएसई में ज़्यादा मज़ा आएगा। अब लेकिन एडमिशन तो करवा लिया, अब वहाँ से जो है एक नई पूरी जो समस्याएँ हैं उनकी शुरुआत हो जाती है। जब भी एक गाँव देहात का बच्चा सीबीएसई स्कूल या कि यानी कि अंग्रेजी मीडियम का बड़ा स्कूल में एडमिशन लेता है, तो उसमें जो समस्याएँ आती हैं वो सबसे पहली तो ये है कि आप घुल-मिल कैसे पाओगे लोगों से। हमारे लिए तो जो शुद्ध हिंदी में बात करते थे वो भी ऐसा लगता था कि बोलते थे कि अंग्रेजी में बात कर रहे हैं ये लोग। मतलब वो भी समझ में नहीं आती थी। हम बोलते थे मोई नहीं पतो तो वो बोलते थे मुझे नहीं आता है। तो भाषा का जो मिसमैच था वही काफ़ी डिफरेंट लगता था। इस कारण से जो वहाँ के बच्चे थे यानी कि हमारे जो सहपाठी गण थे वो भी उतने मिलते नहीं थे। बट कहीं न कहीं जब 11वीं कक्षा आती है
तो आप सब लोगों को पता होगा, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से बच्चे आते हैं या फिर शहरी क्षेत्र से आते हैं, कि एक पूरा एक नया मोड़ जीवन में आ जाता है। क्योंकि 11वीं कक्षा में आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है कि आपका फ्यूचर अब किस दिशा में जाएगा। अब क्योंकि मुझे तो कुछ आइडिया नहीं था और लोग जो हैं बाकी के जो मेरे ग्रुप के थे, वो कहीं न कहीं रेजोनेंस कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं, बंसल कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तब एक नया शब्द जो है हमको पता पड़ा कि आईआईटी नाम का भी कुछ बला होती है। आईआईटी नाम का भी कुछ पेपर होता है, जिसको निकालने के लिए पहले आपको कोचिंग का पेपर निकालना पड़ेगा। उस पेपर को जब आप निकालोगे तब आप आईआईटी का पेपर निकाल पाओगे और आईआईटी का पेपर जब आप निकालोगे तब आप आईआईटी के कॉलेज में जाओगे और उसके बाद जो है आपका फ्यूचर सिक्योर माना जाएगा, क्योंकि करोड़ों का पैकेज लग जाता है सो कॉल्ड। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब आईआईटी तो निकालनी है, लेकिन आर्थिक स्थिति उतनी ठीक थी नहीं कि जो है कोटा जाके तैयारी करी जाए और रेजोनेंस या फिर बंसल जैसी बड़ी कोचिंग में जाया जाए। तो मैंने ये डिसाइड किया कि बंदर के बागी को दोबारा जगाना पड़ेगा और घर पे ही बैठ के मैं और मेरी किताबें, सिर्फ़ 2 ही लोग हैं और ये दोनों मिलके जो है पेपर को निकालेंगे। और वही हुआ। 11वीं और 12वीं कक्षा के बाद मैंने पहला ही प्रयास जब दिया 12वीं के साथ ही, तो मेरा आईआईटी में चयन हो गया और मैं आईआईटी रोपड़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने एडमिशन ले लिया। सन 2014 था और वहाँ से एक जो है नई ज़िंदगी की शुरुआत होती है। अब जब आप आईआईटी में जाते हो तो आप नए-नए और कुछ नए सपने, कुछ पुरानी उम्मीदों के साथ भी जाते हो कि अब जो है अपना जीवन सेट हो गया है। अब सिर्फ़ 4 साल कैसे भी निकालनी है, उसके बाद तो हाथों में सजा-सजाया करोड़ों का पैकेज मिल जाएगा। लेकिन यहीं पे जो है चुनौतियाँ भी आने लग जाती हैं। क्योंकि होता ये है कि जब ख़ासकर आप जब ग्राम देहात से आते हो और आप नई चीज़ों में जुड़ते हो, तो आपका जो है थोड़ा-सा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होता है, बट आप कहीं न कहीं चीज़ों में बहक भी जाते हो। तो पहला साल बहुत अच्छे से निकला। मेरा ग्रेड जो है वो भी अच्छा आ रहा था, जीपीए वगैरह भी सब कुछ अच्छा आ रहा था। सेकंड ईयर तक आते-आते थोड़ा-सा जो है जिम का भी शौक लग गया और भी नई-नई चीज़ें जैसे कि म्यूज़िक, गिटार, इन सब का भी शौक लग गया। तो इन सब चीज़ों के साथ-साथ कहीं न कहीं जो है फीमेल अटेंशन भी मिलना लग जाता है और भी जो है आदमी बहकने लग जाता है। तो इस चक्कर में मेरा एक बार जो है फेलियर भी हुआ। हमारे आईटी की भाषा में उसको फक्का बोलते हैं, तो 1-2 बार फक्के भी खाए हमने और उसके साथ-साथ धक्के खाते हुए फिर दोबारा जब थर्ड ईयर का टाइम आया, तो पता पड़ा कि लोग जो है पहले से ही पीपीओ लगवा के बैठे हैं या फिर इंटर्नशिप लगवा के बैठे हैं, पीपीओ बाद में लगता है। और अमेज़न जैसे जो कंपनियाँ हैं जो कि 23, 24, 25 लाख देती थी उस टाइम पे और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियाँ हैं उसमें लोगों का जो है ऑलमोस्ट सेटलमेंट हो गया। इंटर्नशिप लग जाना इन कंपनियों में यानी कि आपका जो है अगला पैकेज पक्का हो जाना। अब मैं लेट हो चुका था इन सब चीज़ों में, तो फिर से वही ख़्याल आया कि अब क्या करें, अब तो कंपनियाँ आनी भी बंद हो गई हैं। तो खुद से ही जुझारूपन दोबारा जगाया और जो है अप्लाई करना स्टार्ट किया ऑफ कैंपस। और वहाँ पे जब ऑफ कैंपस अप्लाई किया तो क्योंकि मैंने थोड़ा रिसर्च भी कर रखा था, तो फिलिप्स में मुझे मौका मिला जाने का। फिलिप्स हेडक्वार्टर्स जो कि नीदरलैंड्स में है, एम्स्टर्डम के पास आइंडहोवन जगह है वहाँ पर। तो वहाँ पर मैं गया और मैंने जो है अच्छे से वहाँ पे काम किया और मुझे पीपीओ मिला। फिर दोबारा ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे जब मैं गया तो मुझे काम करते-करते ये रियलाइज़ हुआ कि कहीं न कहीं ये जो जीवन है जो मैं जी रहा हूँ फ़ॉरेन में, भले ही काम बहुत अच्छा है। एज़ अ साइंटिस्ट जब आप काम करते हो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ आपको देने को मिलता है ह्यूमैनिटी के लिए। बट कहीं न कहीं वो मेरी पर्सनैलिटी से मैच नहीं हो रहा था। मेरे को ये लग रहा था कि कहीं न कहीं मुझे एक ऐसा जॉब चाहिए जिसमें लोगों से इंटरेक्शन ज़्यादा हो, जिससे हम डायरेक्टली ग्रास रूट लेवल पे कुछ काम कर पाएँ, तो वो एक अंदर से आवाज़ आई। और आप सबको पता है कि ऐसी जॉब तो इंडिया में एक ही है, वो है यूपीएससी के थ्रू आईएएस बन जाना। तो मैंने किताबों को जो है देखा, सिलेबस को देख के पता पड़ा कि जॉब के साथ में यूपीएससी निकालना तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर मैंने एक बहुत ही गंभीर डिसीज़न लिया जिसके कारण मुझे जो है घरवालों से बहुत गालियाँ सुनने को मिली, वो था जॉब छोड़ने का। और मैंने जॉब छोड़ी और घर पे आ गया। अब आप जब घर पे तैयारी करने के लिए आते हो तो सबसे पहले फाइनेंशियल भी डिस्कशन करना पड़ता है। तो पिताजी ने बोला कि हम पे जो सेविंग है वो मुश्किल से आधा 1 साल चल सकती है। अब मैंने भी बोला कि मेरे पास जो सेविंग है उसको और जोड़ लो तो हम टोटल मिला के डेढ़ 2 साल का गुज़ारा कर लेंगे, तो हमको कैसे भी करके यानी कि 1-2 अटेम्प्ट में पेपर को निकालना है, वरना जो स्थिति है वो दोबारा वही की वही आ जाएगी जो हमारे दादाजी के टाइम की थी, कि हमारे पास कुछ है ही नहीं खाने-पीने को। तो फिर ठीक है कि हाँ, डिसाइड किया कि अब जम के पढ़ाई करेंगे और 1 या 2 अटेम्प्ट में ही इस पेपर को निकाल लेंगे। बट हमेशा हम जैसा चाहते हैं वैसा तो होता नहीं है। तो मैंने जो है 1 साल अच्छे से तैयारी करी, लेकिन सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि अच्छे से स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। जो कुछ भी पता पड़ा इधर-उधर से और जो किताबें पता पड़ी कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़नी होती है, इकोनॉमी के लिए रमेश सिंह पढ़नी होती है, जो भी किताबें मिली उसको इकट्ठा कर लिया। किसी ने बता दिया कि टेस्ट सीरीज़ लगा लो, वो टेस्ट सीरीज़ जॉइन कर लिया। आई थिंक आप सब इस बात से सहमत होंगे कि जैसे-जैसे पता पड़ती जाती हैं चीज़ें, बच्चे जॉइन करते जाते हैं, वो पैसा भी खत्म होता जाता है। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, प्रीलिम्स का दिन आया, प्रीलिम्स मैंने दिया और उसका रिज़ल्ट आया तो पता पड़ा कि मैं 12.5 नंबर से जो है प्रीलिम्स में रह गया, यानी कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस था। अब ये जो धक्का लगा, मतलब कि अगर आप समझें कि एक तरफ आप ये सोच रहे हैं कि आप
इस एग्ज़ाम को सिर्फ़ 1 या 2 प्रयास में निकाल लेंगे और पहले प्रयास में आप पहले ही चरण में इतनी बुरी तरह पलटी खा जाते हैं, तो आप उसको जो है 2 ऑप्शन है, या तो आप डाइजेस्ट कर जाएँगे किसी हिम्मत से या फिर आप डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगे इस पूरी न्यूज़ को। मेरे साथ दूसरा वाला हुआ, मैं इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाया कि मैं इतना बुरी तरह से असफल हो गया हूँ। तो उस कारण से हुआ ये कि मैंने ना तो पढ़ने की दोबारा कोशिश करी, ना उठ के खड़े होने की दोबारा कोशिश करी। बस घरवालों का प्रेशर था कि भाई ये किताबें हैं, इनको पढ़ाई करनी है। सुबह उठे, किताबों के सामने बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो दिमाग जो है ज़ोन आउट हो जाता है, तो वो कहीं और दिमाग चला जा रहा है, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो गई। अब हम इसको समझते हैं कि इस सिचुएशन में होता क्या है कि आपके सिर्फ़ दिन वेस्ट होते हैं और एक और अटेम्प्ट आपका वेस्ट हो जाता है इसी तरह से। तो ये दिन निकलते गए, मैंने दूसरा प्रयास दिया, थोड़ा बहुत नंबर इम्प्रूव हुए और उस बार मैं 2.5 नंबर से रह गया, बट प्रीलिम्स नहीं निकल पाया। लेकिन इस बार मैंने इस चीज़ को ऐसे समझा कि अगर अब जो है सफलता दोबारा मिल रही है, यानी कि अब कुछ खोने को तो है नहीं, तो अब सोच के गहन विचार करते हैं कि गलतियाँ कहाँ पे हो रही हैं। लेकिन क्योंकि अगर आप 2-3 बार, मतलब 3 बार तो नहीं बट 2 बार लगातार असफल हो जाते हैं, तो घरवालों का भी थोड़ा-थोड़ा भरोसा उठने लग जाता है, आपका भी थोड़ा-थोड़ा खुद पे भरोसा उठने लग जाता है और अगर आपके साथ में कोई है, तो मेरे साथ गर्लफ्रेंड थी, तो उसका भी भरोसा उठने लग गया और वो भी चली गई। तो वो कहते हैं ना कि जो जीतने वाला घोड़ा होता है, सब उसी पे बेट लगाते हैं और हारे हुए घोड़े पे कोई बेट लगाना नहीं चाहता है, तो वो सिचुएशन आ गई। इसी बीच में खैर 1-2 चीज़ें और हुई हैं, तो मैं छोटा-सा ज़िक्र करना चाहूँगा कि एक बार की मतलब बात है, मैं बैठा हुआ था और मेरा जो है मैंने एक मॉक टेस्ट खोला हुआ था लगाने के लिए, 2 घंटे मॉक टेस्ट लगाया और उसमें जो है मैंने अटेम्प्ट किया और मेरे मार्क्स सिर्फ़ 84-85 बन रहे थे, उस टाइम पे कट ऑफ 98 जाता था। मेरे को उम्मीद थी कि मेरे मॉक टेस्ट बहुत अच्छा लिखा है, तो इसमें इतने नंबर आने चाहिए, बट वो आए नहीं। तो मैं इतना ज़्यादा खिसियान में आ गया, हमारे यहाँ शब्द खिसियान यूज़ होता है, गुस्से से थोड़ा आगे की स्थिति होती है, कि मैंने अपने सारे नोट्स को जो है पकड़ा और उनको, जो रद्दी वाले पेपर होते हैं, जो न्यूज़पेपर हैं, उनको हम लोग बेचते थे रद्दी में, आई थिंक मिडल क्लास फैमिली में ऐसा होता है। तो उसके अंदर मैंने सारे नोट्स और सारा सब कुछ उसके अंदर डाल के, कुछ किताबों को छोड़ के और उनको ले गया पॉलीथिन में बाँध के और जो है बेच आया। कि मतलब इतना ज़्यादा दिमाग खराब हो गया था कि अब शायद ये पढ़ाई मेरे से हो नहीं पाएगी, तो इन सब नोट्स को निकालो यहाँ से मेरे सामने से। लेकिन अगेन फिर 3-4 दिन बाद वही होता है, घरवाले भी थोड़ा समझाते हैं, दोबारा ट्रैक पे आया और वो अच्छा भी हुआ। और उसके बाद फिर मैं आपको सुनाता हूँ कि इसके बाद जब सेकंड वाले अटेम्प्ट में फेल हो गया, तो फिर मैंने कैसे अपना पूरा जो है ट्रैक सुधारा। तो गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, घरवालों ने भी साथ देना बंद कर दिया, अब आर्थिक स्थिति भी डमाडोल होने लग गई, जैसे संदीप भैया बोलते हैं वेब सीरीज़ में। तो अब ये समय था कि अंदर के बागी को जो है दोबारा से उत्पन्न किया जाए, जगाया जाए और वो अंदर से जागा और फिर मैंने डिसाइड किया अब जो है मैं किताबों को दोबारा से पढ़ूँगा और जो है थोड़ा स्ट्रैटेजी में चेंज लाऊँगा कि किस तरह से इस पेपर को अब निकाला जाए। अब सिर्फ़ ये नहीं सोचना है कि पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई करनी है, अब ये देखना है कि इस पेपर को मुझे निकालना है। ये वाली जब मेंटालिटी आपके अंदर आ जाएगी कि आपको पेपर को निकालना है, तो आप कहीं न कहीं स्मार्ट वर्क भी करना स्टार्ट कर दोगे हार्ड वर्क के साथ में, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने क्या किया कि जब मैंने अपने पेपर का जो अटेम्प्ट के देखे, क्वेश्चन मैं किस तरह से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, तो मुझे समझ में आया कि कहीं न कहीं 2-3 तो सिली मिस्टेक ही हो रही हैं। इसके अलावा 2-3 ऐसे टॉपिक है जो मुझे आते हैं, अगर मैं थोड़ा-सा रिवीजन कर लूँ, तो उनके 1-2 टर्म्स मुझसे भूल रहे हैं, वो अच्छे हो जाएँगे। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे थोड़ा पॉलिटी के और स्ट्रॉन्ग बनाने हैं और थोड़ा-सा सिली मिस्टेक को कम करनी है। और जैसे ही मैंने ये रियलाइज़ किया और 1-2 टेस्ट लगाए, तो मेरे नंबर जो है ऑटोमैटिकली 98 प्लस ही आने लग गए, 100 प्लस ही आने लग गए। फिर मेरे को ये समझ में आया कि अब प्रीलिम्स तो मेरा निकल जाएगा। अब कहीं न कहीं ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है कि मेंस की भी मैं तैयारी करूँ और इंटरव्यू की भी तैयारी करूँ और पूरा 1 साल के अंदर-अंदर अपना जो है गोल अचीव कर लूँ। बहुत अच्छा विचार था और मैंने यही किया। पहले मेंस की तैयारी करी, मेंस की तैयारी करके नोट्स अच्छे बना लिए। जब प्रीलिम्स आने वाला था उससे जस्ट पहले प्रीलिम्स की तैयारी करी, तो प्रीलिम्स ही बहुत अच्छा हो गया, क्लियर भी हो गया। क्योंकि मेंस की तैयारी कर रखी थी तो मेंस भी निकल गया। और कहीं न कहीं इंटरव्यू के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कर रखा था कि इंटरव्यू में क्या-क्या हम लोग जो डेफ में भरेंगे और क्या-क्या बातें करेंगे। तो इंटरव्यू भी अच्छा गया, वो आपको बताऊँगा, थोड़ा स्टोरी वहाँ पे इम्पोर्टेंट है समझना। तो हुआ ये कि प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ और अब इंटरव्यू का समय आया। मेरी इंटरव्यू की डेट थी 9th ऑफ मई। साल चल रहा है 2023 का, अटेम्प्ट था 2022 वाला, तीसरा अटेम्प्ट था। अब हुआ ये कि जो आखिरी इंटरव्यू था वो 18 मई को होना था और उसके 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाता है, यानी कि 23rd मई को आना था और अगला प्रीलिम्स होना था 28 मई को, यानी कि सिर्फ 4 दिन का गैप था। अब स्मार्ट वर्क तो ये भी होता है कि कहीं न कहीं हम अगले अटेम्प्ट की भी हम तैयारी करके रखें, क्योंकि यूपीएससी में आपको पता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप अगर इंटरव्यू तक पहुँचे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट मैंने नहीं किया, कहीं न कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था। अब हुआ ये कि 9th मई को मेरा इंटरव्यू हुआ, मुझे लगा बहुत अच्छा गया और उसके बाद जो है मैं वेट कर रहा हूँ, रिज़ल्ट आने वाला है। 28 मई को प्रीलिम्स, यानी कि 23 मई को रिज़ल्ट आने वाला था, तो टेलीग्राम पे माहौल बन गया था। मैंने 21 तारीख को ही अपने सारे रिश्तेदारों को घर पे बुला लिया।
यानी कि मेरे जो दीदियाँ हैं, मेरे जो है दामाद यानी कि घरवालों के दामाद मेरे जीजाजी हैं, उन सबको इकट्ठा कर लिया और गाँव में जो भी आस-पास के लोग थे, गाँव के ज़रिए बुला लिए, कुछ आस-पास के लोगों को इकट्ठा कर लिए, यानी कि टोटल मिला के मुझे याद है 18 लोग थे मेरे घर पे। रिज़ल्ट आने वाला था, पीडीएफ जो है अपलोड होने वाली थी, माहौल पूरा टेलीग्राम पे गरमा-गरम हो चुका था। तो मैंने मोबाइल में जैसे ही पीडीएफ का नोटिफ़िकेशन आया कि रिज़ल्ट आ गया है, टेलीग्राम पे नोटिफ़िकेशन ऑन कर रखा था और मोबाइल में जो है ऐसे खोला मैंने पीडीएफ को, तो जो सारे लोग 18 लोग बुला रखे थे, वो ऐसे गोल-गोल चक्कर बना के चारों तरफ से उन्होंने मुझे घेर रखा था कि अब तो जो है रिज़ल्ट आ ही गया है। अब क्योंकि मैं इतना घबराया हुआ था, कहीं न कहीं टेंशन तो आ जाती है, पहले तो बुला लिया सब लोगों को, तो मैं सर्च करने के पोज़ीशन में नहीं था कि मैं कैसे सर्च करूँ? तो मैंने एक लॉन्ग टर्म रूट पकड़ा कि पहले मैं देव अकेला डालता हूँ, देव से होंगे नाम बहुत सारे, बट उसमें कहीं न कहीं मेरा तो होगा ही। तो मैंने उसमें देव डाला, तो देव से 4 या 5 लोग खुले। मैंने पहला वाला नाम देखा, मेरा नहीं था, दूसरा वाला देखा, नहीं था और जैसे-तैसे सारे देखे, लेकिन उनमें नाम नहीं था। अब जो है सारे लोग जो खड़े हुए हैं आस-पास, वो मेरे से पूछ रहे हैं कि बताओ मोड़ा कहाँ मिल गए हो? तुम आईएएस बन गए कि आईपीएस बन गए? अब हम कुछ जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं उनको कि हम बोलें क्या कि बन क्या गए? यहाँ तो लिस्ट में नाम ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं बने, ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वो लोग तो लगातार ये प्रश्न किए जा रहे थे और मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उस धक्के में था कि मेरे साथ ये हो क्या गया एकदम से? और कुछ शब्द ही नहीं निकल रहे थे। तो एक मेंटल स्टेट ऐसी आती है, अब उसको आप चाहे एंग्ज़ायटी का एक ऊपर वाला पार्ट बोल दो, डिप्रेशन बोल दो, जो भी है, मेरे शब्द निकलना काफ़ी देर तक के लिए बंद हो गए थे। कम से कम मैं उसी पोज़ीशन में 15 से 20 मिनट खड़े रहा और लोग आस-पास मुझे देखते रहे कि अब कुछ बोलेगा, कुछ बताएगा, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उस समय जो है मेरे साथ में जो थी, उनसे मेरी शादी भी हुई आगे। तो वो मेरे साथ थी, उन्होंने जो है सब लोगों को समझाया कि अभी जो है ये पोज़ीशन ऐसी है कि ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, बट अभी रिज़ल्ट में नाम नहीं आया है, बाकी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएँगी। फिर उन लोगों को वहाँ से जो है धीरे-धीरे उन्होंने अलग किया और मेरे को अलग से ले गईं, मेरे को बिठाला और फिर हम दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि अब अगर तैयारी करनी है, तो कहीं इस सिचुएशन से दूर जाके, इस घर से थोड़ा माहौल से दूर जाके तैयारी करनी पड़ेगी। मैंने अपनी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको रिवाइज़ किया, 1-2 टेस्ट लगाए, प्रीलिम्स दिया, 23 का प्रीलिम्स था, सबसे टफ था इतिहास का लेकिन वो निकाला और फिर से मेंस लिखा, फिर से इंटरव्यू तक गए, फिर से नहीं हुआ। इस जो स्टोरी है क्योंकि इसमें कंटिन्यूटी है तो दोबारा मैं बताऊँगा नहीं, कहानी को आगे बढ़ाऊँगा। तो फिर जब ये अटेम्प्ट भी खत्म हो गया और उसके बाद हम जैसे-तैसे लास्ट अटेम्प्ट तक आए, तो अब मैं पूरी तरह से हार मान चुका था कहीं न कहीं। और मेरे दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि शायद अब मेरा इस एग्ज़ाम को क्लियर करना प्रॉपरली जो है नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप जो है ऑलरेडी थोड़ा-थोड़ा आपका जो दिमाग है उसमें कई तरह के थॉट्स आने लग जाते हैं। कई बार तो आपको लगता है कि आपने जो है डिसीज़न ही गलत लिया था यूपीएससी में आने का। आपकी फॉरेन में बहुत अच्छी जॉब थी, आप वहाँ पे रह सकते थे। घरवालों की सेविंग भी खत्म हो गई थी, मेरी सेविंग भी खत्म हो गई थी। जो वाइफ़ है वो भी कब तक सपोर्ट करेंगी, तो सिचुएशन ऐसी थी कि कुछ भी अब दिमाग में चल ही नहीं रहा था। और कई वक़्त तो ऐसा लगता था कि छोड़-छाड़ के वापस चले जाऊँ या कहीं साधु बन जाऊँ, ये भी दिमाग में आता है। जो बच्चे हैं वो इस बात को समझते होंगे कि जब ऐसा सिचुएशन आती है तो दिमाग की स्थिति इतनी हिल जाती है ना, कि लगता है कि अब तो जो है सब छोड़-छाड़ के सन्यासी हो जाते हैं, हिमालय चले जाते हैं। तो ये सब दिमाग में चल रहा था। इतनी जो है एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन दिमाग में आ चुका था। तो फिर घरवालों ने समझाया कि अब वक़्त आ गया है कि थोड़ा आप कोई और प्राइवेट नौकरी भी करने लग जाओ। तो मैंने जो है मेंटरशिप स्टार्ट करी क्योंकि यूपीएससी का इतना एक्सपीरियंस आ गया था। बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे जो है अपना माहौल दोबारा पढ़ाई का बनाना स्टार्ट किया उसके सहारे से। अब ये हो गया क्योंकि मेंटरशिप के ज़रिए थोड़ा दिल्ली का आना-जाना भी लगा रहता था उसके चक्कर में। तो जब भी मैं दिल्ली आता था तो क्योंकि मेरी सोशल लाइफ़ भी काफ़ी एक्टिव रहती है सोशल मीडिया पे, तो कहीं न कहीं इंस्टाग्राम पे कभी कुछ अपडेट डाल दिया जिसमें किसी कैफ़े में बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ कर दिया। अब सारे पड़ोसी लोग तो होते ही हैं, तो वो जो है देख लेते थे, वो घर पे बताते थे और बताने का तरीका भी बड़ा यूनिक होता था। जैसे जो बड़ी उम्र के हैं तो बोलते थे, "रे बलवीर तुम्हारा मोड़ा तो हाथ से निकल गो।" या जो छोटी उम्र के थे बोलते थे कि माड़ साहब तुम्हारा मोड़ा हाथ से निकल गो, यानी कि हाथ से निकल गया तुम्हारा लड़का अब। तो इसका अर्थ ये होता था कि घरवालों को भी लगता था कि अब शायद जो है लड़का कहीं न कहीं संगति भी उसकी खराब हो रही है, यानी कि अब ये सब चीज़ें भी करने लग गया है, पढ़ाई-लिखाई तो उससे हो नहीं पा रही थी, इतने सारे अटेम्प्ट वेस्ट कर दिए। तो अब उनकी भी धीरे-धीरे मानसिक स्थिति जो है डमाडोल होने लग गई थी। तो अब यहाँ पे मैं भी एक तरह से डिप्रेशन में हूँ, घरवाले भी कुछ आंसर नहीं दे पा रहे हैं और वाइफ़ भी कब तक आंसर देगी। तो सब लोगों का जो सिचुएशन है वो एक होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको कि सामाजिक रूप से डिप्रेशन जाग रहा था। तभी मैंने डिसाइड किया कि अब जो है मेंटरशिप तो चल ही रही है, तो खोने के लिए कुछ है नहीं, एक नौकरी तो लगी गई है, कहीं न कहीं इसमें भी धीरे-धीरे रुपए बढ़ ही जाएँगे, तो अब अटेम्प्ट दे ही देते हैं, क्या वेट करना है। घरवाले तो और बोल रहे थे कि उम्र कम है, अभी 2-3 साल अच्छे से तैयारी करो, आखिरी अटेम्प्ट एकदम आराम से देना। बट मैंने सोचा नहीं, अब इस अटेम्प्ट को साथ में ही देंगे और नौकरी के साथ ही देंगे। तो नौकरी के साथ मैंने प्रीलिम्स दिया,
प्रीलिम्स जो है अच्छे से क्लियर हो गया, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ऊपर आए, यानी कि 20 नंबर ऊपर थे कट ऑफ से, तो और कॉन्फिडेंस आया कि अब मेंस भी अच्छे से लिखेंगे। मेंस लिखा, मेंस में भी हो गया और इंटरव्यू तक आए, तो इंटरव्यू के लिए कुछ और अच्छी तैयारियाँ करी, तो रिज़ल्ट आने वाला था 22 तारीख को। 22 अप्रैल का वो दिन था। अब क्योंकि मैं इतने सालों तक लगातार असफलता झेला हूँ, मतलब कभी जो है स्टार्टिंग के प्रयासों में प्रीलिम्स में ही रह गए, फिर लगातार इंटरव्यू तक पहुँच के रह जा रहे हैं, तो अब कहीं न कहीं वो डर तो था ही कि अब क्या है, आखिरी अटेम्प्ट है, इसमें भी नहीं हो पाएगा। तो इतना डर अंदर सताया जा रहा था, कभी तो मतलब ऐसे हाथ-पैर काँप रहे थे। अब क्योंकि मेरे साथ मेरी वाइफ़ थी, हम दोनों की हाथ-पैर उस दिन काँपे हुए थे जब टेलीग्राम पे माहौल बन रहा था और प्रॉपर घबराए हुए थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि होगा क्या? और टेलीग्राम पे ये लग रहा था कि 1 बजे रिज़ल्ट आ जाएगा, तो 1 बजे से जो 1:30 बजे यानी फाइनल रिज़ल्ट 1:30 बजे के करीबन आया था, उस समय का जो हालत थी ना कि मैं बार-बार पानी पीने जा रहा हूँ, बार-बार वॉशरूम जा रहा हूँ एंग्ज़ायटी के मारे। फाइनली आई थिंक 1:32 या 1:42 का टाइम होगा, मुझे एग्ज़ैक्टली याद है। 10 मिनट का जो फ्रेम था उसके अंदर ही रिज़ल्ट आया था और पीडीएफ जैसे ही टेलीग्राम पे आई, मैंने खोला, तो अगेन वही वाला जो पूरा दिमाग में सिचुएशन क्रिएट हो जाती है ना, कि सब फिर से लोग बुला रखे हैं मैंने और फिर से सब लोग घेर के खड़े हुए हैं। फिर से वही माहौल बना हुआ है, यानी कि अब फिर से शायद रिज़ल्ट में नाम नहीं आएगा और ये तो आखिरी प्रयास है। तो अब तो हमेशा के लिए शायद सपना ये धरा का धरा रह जाएगा। बट दोस्तों, सिचुएशन बदलती है, समय भी आता है। अगर आपके अंदर जुझारूपन है, आपके अंदर वो बागीपन है जिसकी मैं बार-बार की बात करता हूँ, तो पक्के से समय बदलता है। तो वही हुआ, मैंने फिर से उसी तरह से अपना नाम सर्च किया, यानी कि मतलब पूरा नाम नहीं डाला देव प्रभाकर सिंह तोमर, सिर्फ़ देव डाला कि जिससे कम से कम 8-9 रिज़ल्ट आएँगे तो किसी न किसी एक में हो सकता है कि मेरा नाम फँसा हो। तो वही हुआ, मैंने पहला देखा, पहले में तो नहीं था, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे के अंदर मेरा नाम था। वो पूरा नाम मैंने अच्छे से चेक किया कि हाँ, ये देव प्रभाकर सिंह तोमर है, 629वाँ इसका नंबर है और फिर मैंने जो है रोल नंबर भी मैच किया, फिर सबको बताया कि देखिए, फाइनली आपका बेटा जो है यूपीएससी क्लियर कर लिया और उसने 629वीं रैंक हासिल करी है और अब जो है देश में सर्विस देने के लिए, सिविल सर्वेंट बनने के लिए पूर्णतः तैयार है। तो वो दिन जिस दिन मैंने अपना नाम पीडीएफ में देखा, वहाँ से जो है पूरी तरह से सिचुएशन बदल गई। मैं पहले एक कुछ भी नहीं था, मैं इंटर्नशिप कर रहा था, सिर्फ़ एक आम टीचर था, वहाँ से जो है एक सिविल सर्वेंट बन गया। तो उसके बाद से जो पूरा जो जीवन का एक पड़ाव है, वो कहीं न कहीं कंप्लीट हुआ कि एक सपना जो मैंने 6 या 7 साल पहले देखा था, वो अचीव किया। अब ये जो पूरी कहानी है जिसको आपने शुरुआत से देखा कि कहीं न कहीं मेरे दादाजी एक बागी हुए, पिताजी उससे लड़े, फिर हम लोग जो है शहर की तरफ आए। मैं स्कूल में शिक्षा लेने गया, वहाँ पे समस्याएँ आईं कि भाषा मैच नहीं करती थी, मैं बोल जाता था मोए नहीं पतो तो लोग बोलते थे कि मुझे नहीं पता। वहाँ से चीज़ें आगे बढ़ी, पिताजी को झूठ बोला, 11वीं रैंक का 2 बताया, फिर धीरे-धीरे कहानी आगे बढ़ी, फिर आईआईटी से लड़ाई करी, आईआईटी निकालने के बाद फिर यूपीएससी के लिए इतनी लड़ाई करी। तो इससे आप ये सीख सकते हैं, बीच में गर्लफ्रेंड ने भी छोड़ा, कि आपके जीवन में असफलताएँ आएँगी, आपके जीवन में लोग हैं, वो कभी होंगे साथ में, कभी नहीं होंगे। लोग तो वैसे भी बोला जाता है कि टेम्परेरी होते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से घबराना नहीं है। आपके अंदर सिर्फ़ एक वो स्पिरिट होनी चाहिए, आपके अंदर एक मोटिवेशन जो हम बात करते हैं, वो मोटिवेशन एक बात का शब्द है। आपके अंदर अगर लड़ाई करने की मानसिकता है, लड़ने के लिए अगर आप तैयार हैं किसी भी चुनौतियों से, तो आप लड़ जाएँगे। बस आपको डटे रहना है, एक लक्ष्य बनाना है और उस पे आप लगे रहो, अंदर के जुझारूपन के साथ।